हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर प्रियंका गांधी जी का यूपी का रिवाइवल प्लान क्या है। हमारे साथ खास तौर पर बात करने के लिए एक्सक्लूसिवली प्रियंका गांधी जी खुद हैं, प्रभारी महासचिव उत्तर प्रदेश की। प्रियंका जी, बहुत बहुत शुक्रिया, सुबह सुबह आपने मुझे टाइम दिया। जैसा मैंने कहा मैम कि अब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस एक बार फिर से जमीन पर दिख रही है। पहले मुझे याद है, मैं खुद यूपी का हूं, आपको बता दूं, ये सवाल उठता था कि यूपी में मुगलसराय मेरा बर्थ प्लेस है, तो कि कांग्रेस कहीं दिखती नहीं थी। सपा है, बसपा है, भाजपा है। आप पहली बार सड़कों पे उतरी, आपको लगता है कि क्या पार्टी को अब उतना रिवाइव कर पाएंगी कि 2022 से पहले एक मजबूत विकल्प के तौर पे खड़ा हो सके? देखिए, कोशिश तो यही है कि एक मजबूत विकल्प बने। और आपने देखा होगा पिछले साल में हमने बहुत सारे इश्यूज उठाए हैं, जहाँ जहाँ अन्याय देखा है वहाँ हम गए हैं और आंदोलन भी किए हैं, काफ़ी प्रोग्राम भी किए हैं, चाहे वो किसानों वाले हों, चाहे कोरोना के समय जो राहत का प्रोग्राम था, काफ़ी बड़े पैमाने पे किए हैं। लेकिन ये एक ही क्या कह सकते हैं, इसकी ये एक ही साइड है। इसके नीचे मैंने हमेशा कहा है, शुरू से ही मैं कहती रही हूँ, और मैंने अमेठी रायबरेली में जब चुनाव संचालन किया तब भी मेरा यही अनुभव रहा कि ज़मीन पर जब तक मजबूत कार्यकर्ता नहीं है तब तक चुनाव लड़ना मुश्किल होता है। इसीलिए इसके साथ साथ ये सारे काम जो हम कर रहे हैं, जो आपको दिख रहे हैं कि हम सड़क पे आ गए हैं या हम विपक्ष बने हैं, इसके अलावा हम साथ साथ संगठन को मजबूत बनाने का बहुत काम कर रहे हैं। और वो काम आपको ऐसे दिखता नहीं है ऊपर से, क्योंकि उसकी बड़ी बातें नहीं होती, उसकी ज़्यादा चर्चा नहीं होती, लेकिन लगातार हम उस काम को आस्ते आस्ते कर रहे हैं। और हमारी आशा है कि दिसंबर अंत तक हमारा तकरीबन 60,000 गांव हैं यूपी में, हर गांव में हमारे कार्यकर्ता खड़े हो जाएं। ये हमारा प्रयास है, ताकि फिर जो आने वाला साल है जिसमें चुनाव 22 में आएगा, तो पूरा जो 21 का साल है उसको हम एक मजबूत संगठन के साथ हम आगे बढ़ पाएं। आपने उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भी कितना रिड्यूस कर दिया, ये ख्याल आपको कहाँ से आया कि इतनी बड़ी थी, इतना बड़ा प्रदेश है, बड़ी कमेटी आपको नहीं लगता था कि केटर करती सभी जोन्स को? आपने छोटा क्यों किया? एक्चुअली क्या हो गया है कि हमारी पार्टी बहुत पुरानी पार्टी है, तो तरह तरह के कार्यकर्ता हैं, तरह तरह के नेता हैं पार्टी में। इसके इस जो विचार था कि हम इस कमेटी को छोटा करें, वो इसलिए था कि जो 500 मेंबर की कमेटी थी, एग्जीक्यूटिव कमेटी थी, तो एक तरह से निष्क्रिय हो गई थी। मतलब लोग बहुत थे उसमें, लेकिन कितना काम, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी दी जा रही थी, कितनी जवाबदेही थी, वो पता नहीं चल रहा था। और आप खुद सोच सकते हैं कि 500 लोगों की जवाबदेही तय करना कितना मुश्किल हो सकता है। इसीलिए हमने जो एग्जीक्यूटिव है उसको छोटा इसलिए बनाया ताकि जिम्मेदारियां ठीक से बटें और सब अपना प्रभार समझें और सब अपनी जवाबदेही तय हो और सब एक ऑर्गेनाइज फैशन में काम कर सकते हैं। मैंने जो एग्जीक्यूटिव है वो 55 लोगों की है, शुरू में 45 थी, फिर हमने थोड़ा सा बढ़ाया है, लेकिन उन 55 लोगों के अंडर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, तो काम तो उतना ही हो रहा है, मतलब ज़्यादा हो रहा है एक्चुअली। मैम, जैसा मैंने कहा ना कि मैं उत्तर प्रदेश का हूँ, लोगों में बड़ी जिज्ञासा है उत्तर प्रदेश में ये जानने की कि दिल्ली से उत्तर प्रदेश की राजनीति कैसे चलेगी। क्या आप नहीं चलेगी? बिल्कुल। देखिए, आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, दिल्ली से उत्तर प्रदेश की राजनीति नहीं चल सकती। इसीलिए मैं उत्तर प्रदेश इतना जाती हूँ, इसीलिए जो हमारे प्रयास हैं वो बेसिकली उत्तर प्रदेश में बेस्ड है, दिल्ली में बेस्ड। क्या प्रियंका गांधी वाड्रा उत्तर प्रदेश में 2022 की मुख्यमंत्री पद का चेहरा होंगी? अगर ये निर्णय होगा और जब ये निर्णय होगा तो आपको पता चल जाएगा। जनता तो चाहेगी कि आप हो जाएं जब आप उनकी लड़ाई लड़ रही हैं सड़कों पे। आगे देखा जाएगा। मैम, आपको हाथरस में मैंने देखा, डीएनडी पे आप उतर गई जब कार्यकर्ताओं पे लाठी हुई। बहुत सालों बाद मैं ऐसी तस्वीर देख रहा था, मैं वहाँ था। आपके मन में नहीं आया कि लाठियाँ तो आपको ही पड़ सकती? नहीं, मेरे मन में नहीं आया। मेरे मन में ये आया कि अगर पड़ेंगी तो ठीक है, लड़ लेंगे हम। आप ऐसे ही जुझारू रूप से लड़ते हुए दिखेंगे? हाँ मैम, हाथरस में कोर्ट का फैसला आया है, माफ कीजिएगा, ऑब्जर्वेशन आया है, जिसको हम सुबह से अपने चैनल पे दिखा भी रहे हैं। सरकार का पक्ष ये कहता है कि हमने जो बॉडी जलाई उससे पहले परमिशन ली, रजामंदी थी पिता की। परिवार ने वहां जाकर के कोर्ट में कहा कि हमसे कोई रजामंदी नहीं ली गई, हमारी गाड़ी भी बहुत पीछे छूट गई थी, जो किया गया जबरदस्ती किया गया। कोर्ट का ऑब्जर्वेशन। जहाँ तक मैं जानती हूँ, जहाँ तक मेरी जानकारी है, जो परिवार कह रहा है वो सच है, क्योंकि जब हम गए वहाँ तो हमें भी यही कहा,
मतलब यही उन्होंने यही बहुत स्पष्ट तरह से कहा कि न वो उस एम्बुलेंस में कोई परिवार का था और न उनकी सहमति से ये सब किया गया, इन्होंने स्पष्ट कहा। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने वहां पर कहा था, उन्होंने ये भी कहा कि मतलब उन्होंने जब बॉडी आइडेंटिफाई की तब पिताजी को अस्पताल में शायद बॉडी दिखाई गई, उसके बाद किसी परिवार वाले ने देखी नहीं। मैम एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने कहा कि रेप नहीं हुआ, फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक उनको भी कोर्ट से फटकार पड़ी कि आप ये क्या बात कर रहे हैं, आपको कानून मालूम है क्या? तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पर अब सवाल बड़े गंभीर उठने शुरू हो गए? देखिए, गंभीर सवाल तो उठेंगे ही हर पक्ष से, क्योंकि मामला एक गंभीर मामला है। एक बच्ची के साथ ऐसा हुआ, उसके परिवार के साथ भी बहुत ही क्रूरता से जो सरकार के एक्शंस रहे उनमें इंसानियत नहीं दिखी, तो सवाल दोनों साइड से उठेंगे। तो सीबीआई जांच कर रही है, देखते हैं उस जांच में क्या निकलता है। फिर सीबीआई, ये मैं पूछना चाहता था मैम कि जब सीबीआई की जांच में एक बात कहना चाहूंगी कि देखिए, महिलाओं पर अत्याचार बहुत हो रहा है, बहुत ही ज्यादा अधिक हो रहा है यूपी में। हर रोज कोई ना कोई, और ऐसा कोई मतलब इतने जो हमले हो रहे हैं महिलाओं पर, उनकी आपने देखा है, हम सब जानते हैं कि किस तरह के हमले हो रहे हैं। इस बीच महिला को दोषी ठहराना, उसके चरित्र पर सवाल उठाना, ये एक बहुत ही बुरी प्रथा है, ये नहीं होनी चाहिए। और मेरे ख्याल से इस देश की हर महिला को इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। जब आपने भी सीबीआई जांच के जिक्र किया, सीबीआई जांच जब हो रही है, बस एक आखिरी सवाल, तो फिर आप सीएम के जो इस्तीफा मांग रही है उसके लिए क्यों प्रेस कर रही है? सरकार का एक आरोप है जो मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि जमीन आप धरातल तलाश रही हैं, इसलिए आप राजनीति कर रही हैं, वरना दूसरी जगहों पे देखिए, मैं किसी के इस तरह के दर्द पर मैं राजनीति नहीं कर सकती, मेरा चरित्र ही नहीं है। अब आप माने नहीं माने, मेरा चरित्र ही नहीं है, मैं कर नहीं सकती। आपको उम्मीद है 2022 को इतनी चोट पहुंची है, जब उस लड़की की माँ मुझसे गले लग के रोई है, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि मैं उस पर अपनी राजनीति करूंगी, अपना बढ़ावा करूंगी? मैं कभी ऐसा नहीं कर सकती। सोनभद्र में आपने कहा था, मैम मुझे याद है कि इस तरह के इश्यूज अगर आएंगे, लोगों पे जुल्म होगा, तो मैं सामने आती रहूंगी, भले मुझे जेल में डाल दें। बिल्कुल, मुझे जेल में डाल दें, मुझे लाठी मार दें, मुझे धक्के दें, कुछ भी करें, क्या नहीं किया और कर सकते हैं। एक आखिरी सवाल पूछ लूं, सबको जिज्ञासा ये जानने की कि राहुल जी पार्टी के अध्यक्ष कब बन रहे हैं, क्योंकि मैम ये भी संगठन से जुड़ा है। बहुत सवाल पूछ रहे हैं हम, ये सवाल आखिरी सवाल है, क्योंकि देखिए राष्ट्रीय स्तर पे भी पार्टी मजबूत होगी तो उसका रिफ्लेक्शन उत्तर प्रदेश तो क्या सभी प्रांतों में दिखेगा। सवाल का जवाब राहुल जी देंगे आपको जब आप उनका इंटरव्यू लेंगे। मैम की 2022 तक कांग्रेस इस पोजीशन में होगी कि सपा, बसपा, भाजपा, इनका आप एक मजबूत विकल्प होंगी, लोगों को आपको उत्तर प्रदेश में भरोसा होगा? उम्मीद तो पूरी है, कोशिश भी पूरी है, अब आगे देखते हैं क्या होता है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। प्रियंका गांधी वाड्रा, उत्तर प्रदेश कांग्रेस की महासचिव, जिनका कहना है कि पूरी उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश में साल 2022 से पहले कांग्रेस को इस पोजीशन में खड़ी कर सकें कि एक मजबूत विकल्प के तौर पर लोगों के सामने कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में आ सके। कैमरामैन अजीत चाको के साथ आशीष कुमार सिंह, एबीपी न्यूज, दिल्ली। दरअसल उम्मीद और कोशिशों के साथ साथ राजनीति संभावनाओं का खेल, और फिलहाल उत्तर प्रदेश की सियासी बिसात पर संभावना यही कि योगी के सामने आकर खड़ी हो जाएंगी प्रियंका गांधी। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। अंदर हो या बाहर, कुर्सी के सपने पर सवार बिहार है तैयार। बिहार चुनाव से जुड़ी हर छोटी और बड़ी खबर के लिए देखिए कौन बनेगा मुख्यमंत्री, रोज रात 8:30 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। कौन बनेगा मुख्यमंत्री बिहार को प्रेजेंट्स सिग्नेचर ग्लोबल पार्क साउथ ऑफ गुरुग्राम, इंडिपेंडेंट फ्लोर्स फॉर द इंडिपेंडेंट यू, को पावर्ड बाय राकेश मसाले।